आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार तिवारी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। हम देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम जेपी शर्मा बोल रहे हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से त्रिलोचन महादेव। अच्छा, जेपी शर्मा जी हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी जी। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरा प्रश्न यही है सर कि मुझे बीपी भी है और डायबिटीज भी है। सर में दर्द रहता है, नींद तो लगती है लेकिन 1 घंटे के बाद फिर जग जाते हैं सर। हमारी उम्र तो 76 चल रहा है। चूंकि इस उम्र में एक ज्यादा होता है कि लोगों को नींद नहीं आती, थोड़ी घबराहट बेचैनी भी होती है। नहीं सर, घबराहट बेचैनी तो नहीं होती है। अच्छा, तनाव ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं, तनाव तो कोई वैसा विशेष नहीं लेते हैं सर। अगर नींद नहीं आपको आती तो पहला तो ये है कि आपका डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर आपको वेट ज्यादा हो तो वेट भी कम करना पड़ेगा। और शाम को बहुत सर, वेट जो पहले था अब वो वेट नहीं है। अच्छा, वेट कम है, ठीक है। नींद का सबसे बड़ा फार्मूला होता है हाँ सर, कि शाम को लेटने से 2 घंटा पहले खाना खा लें। और खाना हल्का खाएं, मसालेदार चीजें बिल्कुल ना खाएं शाम को। हाँ सर। और 1 से सवा घंटा बाद पानी पिएं, थोड़ा टहल डोल करके। कहने का मतलब है कि जब तक खाना आपका आधा पच न जाए तब तक आप बिस्तर पे न जाएं। अच्छा, और बिस्तर पे जाने के बाद पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, हाथ पैर सर सब छोड़ करके, और लंबी गहरी सांस खींचते रहें, छोड़ते रहें। अच्छा। जब तक आपको अच्छी नींद ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रहे। आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और आप आराम से सो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका ये है। और शाम को हाथ पैर मुंह जरूर धुलें पूरे शरीर को, ठीक है? इससे आपको काफी आराम मिलेगा। ठीक है, अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, हाँ, आरोग्यम से आप बोल रहे हैं पांडुरंग सर जी? जी, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं आप बताइए। जी सर, मैं चंदरखा से श्री मोहन यादव, जिला चंदौली से बोल रहा हूँ सर जी। क्या प्रश्न है आपका? हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, मनोचिकित्सक। ऐसा सर जी कि एक हमारा भांजा 10 बरस का है। वो मुंह से लार चुआता है और दिमाग उसका जो है कि बहुत कम है। हाँ। और एकदम देखने में मालूम पड़ जाएगा कि ये पागल है, लेकिन खाना पीना खाता पीता है, नहाता धोता है, लेकिन कोई दिमाग उसके पास नहीं। इसके लिए मैं क्या करूं सर? हाँ, देखिए आपने बड़ा देर कर दिया। भांजा आपका 10 साल का हो गया जी। ऐसे बच्चों की शुरुआत में ही जो देख रेख होती है वो 3 वर्ष से शुरू हो जाती है जी। तो आपको सबसे पहला सलाह देंगे, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। क्योंकि ये मानसिक रोगी नहीं है, ये पागल नहीं कह सकते इसको आप। इसको मानसिक रूप से मंदित बच्चा कह सकते हैं, कमजोर बच्चा कह सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक तो सबसे पहले उनकी बुद्धि का परीक्षण कराकर ये पता करिए कि उसकी बुद्धि कितनी है। दूसरा जो है, हमारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जो है वो उनका एक सर्टिफिकेट बनाता है। आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद अभी सरकार द्वारा मानसिक मंद बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए किट दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही। इस बच्चे को दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता, इस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग आपके चंदौली में भी स्पेशल विद्यालय हैं, बनारस में भी विद्यालय हैं। और किसी भी मनोचिकित्सक से संपर्क करके पहले IQ टेस्टिंग की बात कर लीजिए कि हमको इस बच्चे की बुद्धि परीक्षण कराना है। और जब इसका बुद्धि का परीक्षण हो जाएगा तब आपको स्वतः अनुमान लग जाएगा कि मेरा बच्चा जो 10 साल का है उसकी बुद्धि कितने साल की है। तब आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे। तो आप किसी भी डॉक्टर के कहने पर इसमें दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दवाई का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब भी कोई इसको जुकाम बुखार या अन्य शारीरिक बीमारियां होती हैं तो भले ही आप डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लीजिए, लेकिन इस कंडीशन के लिए किसी दवा का प्रयोग वर्जित है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? मैं रामाश्री गौतम बोल रहा हूँ, ताजुद्दीनपुर मड़ियाहू जौनपुर से। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि पहले मैं इतना बढ़िया छात्र रहा, पढ़ लिख करके जो है इंटर हाई स्कूल वालों को मैथ पढ़ाता था, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि अब मैं जो है जिस बिंदु पर जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर उनसे बात करना हो तो हम बात ही नहीं कर पाते। आपकी अवस्था कितनी होगी? 63। देखिए, उम्र के साथ जैसे आपका शरीर में ढलान होता है, जैसे मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, झुर्रियां आने लगती, उसी तरीके से दिमाग में भी थोड़ा कमजोरी आती है ना? इस
इतना गड़बड़ हो गया है कि जो बस मैं कहीं भी रखता हूँ और उसको जरा से इधर उधर हो गया, पानी लेने चला गया, नल पर आया तो पता चला कि अब खोजने लगे, खोजते ही रह गए, नहीं मिल पाते। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये तनाव से भी होता है। अगर आप ज्यादा तनाव में रहते होंगे तब भी ये भूलने की बीमारी होती है। जैसे आपका शरीर कहीं और है और मन कहीं और है। आप कोई सामान रखते समय अगर मन आपका और शरीर के साथ रहता है तो ये भूलने की समस्या नहीं आती। अगर आप कोई सामान या किसी से बात कर रहे हैं और मन आपका कहीं और है तो आपका कंसंट्रेशन जो है, आपका जो ध्यान केंद्र है वो अच्छा नहीं हो पाता है। किसी विषय में सोचता तो नहीं हूँ, लेकिन तो जो है पता नहीं कैसे हमारे इस दिमाग पर जो है ना, मस्तिष्क पर चढ़ा रहता है, हमेशा जो है बोझा जैसे बना रहता है, दिमाग ही नहीं काम। ये तो एक सोच ये भी है ना कि आपके दिमाग से कोई चीज नहीं उतर रहा तो आप इसी के बारे में बहुत चिंतित हैं। तो आप, मेरा तो सलाह है कि अगर आप खुद से नहीं सलटा सकते तो आप किसी मनोचिकित्सक से एक बार संपर्क कर लीजिए, जितनी शीघ्र जितनी जल्दी हो। है ना, आपकी समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी। इसको बढ़ाने से आप और परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह की स्थितियों में दवाओं की भी जरूरत होती है? अभी ये एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये हमारे जो सामने है ये किसी कंसंट्रेशन की समस्या से गुजर रहे हैं या बुढ़ापे की समस्या से गुजर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं जी। तो अगर किसी भी पेशेंट का अगर हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें ब्रेन में कमजोरी नजर आती है जी। कुछ नसें कमजोर होती नजर आती हैं। एक कारण ये भी होता है जिसे हम प्री सेनाइल डेमेंशिया के नाम से जानते हैं, बीमारी है ये जी। और दूसरी ये होती है कि अति जो लोग तनाव लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं जी, उनको कंसंट्रेशन की समस्या होती है, नींद की समस्या होती है जी। सर हमेशा भारी रहता है, भूख नहीं लगती, अंदर से उदासी रहती है, ये भी एक अपने में समस्या है। एक बार आप किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लिए क्या अभी तक? डॉक्टर से सलाह लिए थे सर, उन्होंने दवा दिया था लेकिन वो दवा काम नहीं किया। नहीं, आप एक बार आप मनोचिकित्सक से संपर्क करिए। मनोचिकित्सक आपकी समस्याओं को सुन करके अगर उनके स्तर का उपाय होगा तो उपाय करेंगे, अन्यथा आपको सही चिकित्सक के पास भेज देंगे। जो है होम्योपैथ दवा करते थे, हमारे घर के 4 लोग दवा कर रहे थे, 3 लोग ठीक हो गए, हम ही ऐसे अभागे थे जो नहीं ठीक हो। नहीं, आप अभागे बिल्कुल नहीं हैं, आप बिल्कुल अच्छे इंसान। अभी आप सही चिकित्सक के पास नहीं पहुंचे हैं। आप निश्चित रूप से ठीक होंगे। पूरा अपना अंदर से उत्साह रखिए कि आप ठीक होंगे, बशर्ते जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप ऐसे डॉक्टर से संपर्क करिए। ठीक है ना? ठीक है सर, आपने मुझे साहस दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। आप निश्चित रूप से मनोचिकित्सक का चयन करें, उनके पास जाएं और मेरा पूरा भरोसा है कि आप ठीक होंगे और ये निराशा बिल्कुल आपको नहीं रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ, देवी दयाल मिश्रा, पांडुरंग पुराणा जी नमस्कार। देवी दयाल मिश्रा बिरासों से। आरोग्यम में आपने फोन मिलाया है, हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर अजय तिवारी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। ये बता रहे थे डॉक्टर साहब की जैसे कि एक हमारा जो भांजा है, कभी कभी उसका दिमाग जो है गड़बड़ा जा रहा है और कभी जो है वो सो रहा है तो सोते रह जा रहा है, जगाने पर जग रहा है, फिर जो है उसको घूमता जैसे पागल की तरह जो कभी कभी वो हो जा रहा है। ये कितना दिनों से समस्या चल रही है? 1.5 महीना से सर जो है चल रहा है। वो बनारस में ही रहता है, लंका पर। आप उसका तुरंत इलाज कराइए और मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। आप कहीं भी विलम्ब मत करिए, किसी भी मनोचिकित्सक को दिखा लीजिए। जी जी जी। और जो भी मनोचिकित्सक द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाए उसको तुरंत स्वीकार कीजिए और तुरंत खिलाना शुरू करिए। अगर दवाइयाँ है, काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, जिस भी तरह से उसकी जरूरतें हो। और ये ध्यान रखिए कि ऐसे मनोचिकित्सक का चयन करें जहाँ पे उसकी पूरी कहानी पूछी जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, अगर जरूरत हो तो दवाइयाँ दी जाए। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर अजय तिवारी जी, आज के आरोग्यम का मुख्य विषय जो हम लोगों का है वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो अगर सामान्य भाषा में हम इसको समझना चाहें तो ये है क्या? देखिए, व्यक्ति बहुत सारे तनाव से गुजरता है जी, और अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजों को लेके ढोता रहता है। जब एक लंबे समय तक एक कुंठा अंदर व्याप्त हो जाती है, जब वो किसी से बोल नहीं पाता या किसी विपरीत परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता, जैसे विद्यार्थी होते हैं, अब उन्हें कभी कभी लगता है हम क्लास में नहीं जाएंगे या परीक्षा से डर लग रही है या कहीं मदर फादर से कोई चीज की डिमांड रखते हैं वो पूरा नहीं हो पा रही है। तो जो ये प्रकार का ये तनाव है जो उनके मन के अंदर घूमता रहता है, वो जिस एक्शन में आ जाता है, जिस प्रतिक्रिया में आ जाता है, उसे हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। एक फोन है डॉक्टर साहब। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? गीता देवी। हाँ गीता जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए।
हमको ये पूछना है कि हमको कोई भी बात बहुत बुरी लगती है। हमारे पति अगर बोलते हैं, मतलब अच्छे के लिए बोलते हैं, कोई भी बोलता है तो हमको बुरा लगता है। गीता जी, आपको कितना दिनों से समस्या है? हमको ये समस्या जो है कि 4-5 साल हो गया है। अच्छा, रात को सो पाती हैं क्या? हाँ, नींद आती है। सर में दर्द वगैरह तो नहीं होता? नहीं, सर में दर्द नहीं होता है। अच्छा, अपने मन की बात किसी को बोलती हैं या अपने मन में रखती हैं? नहीं, बोलते हैं मन को। जैसे कि कोई भी फ्रेंड है, जैसे किसी के यहाँ जाके बात कर लेते हैं, जो खास लोग होता है। अपने मन की बात तो पूरी नहीं बताएंगी किसी खास लोग को? घर की बात तो नहीं बताएंगी? कुछ बातें ऐसे हैं जो मन में रखते रहती हैं और जब वो उस पे किसी नहीं, बता देते हैं सर। बता देते हैं तो हमको संतोष हो जाता है। नहीं, संपूर्ण संतोष हो जाता है तो गुस्सा नहीं आती। हाँ, और हमारे बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, तो इस वजह से जैसे लगता है कि हम पता नहीं काहे को क्यों नहीं मानते, हमारे में कोई कमी है क्या? नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एक बार आप अगर चाहें तो काउंसलिंग करवाएं अपने पति के साथ, खुद पहुंच करके डॉक्टर के पास। अच्छा। वो भी अपनी बात रखें, अपनी मन की बात आप भी रखेंगी डॉक्टर के सामने। और उसमें से एक नया तरीका आएगा, एक नया रास्ता आएगा और आप सारे लोग सुखी रहेंगे। सर, एक बात और है कि हमारे हस्बैंड जो है कि किसी बात की वजह से चिड़चिड़ा रहते हैं, उनको चिड़चिड़ है, तो इस वजह से मतलब ये कि गुस्सा उनको हमेशा लगा रहता है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप उनको भी साथ लेके जाइए। कुछ ऐसी बात। हेलो कट गया सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे इनकी समस्या है तो इनकी समस्या के हल के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली है क्या कि ये दोनों ही लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते। इनकी जो अपनी कॉन्फ्लिक्ट है, जो आंतरिक अंतर्द्वंद है जी, ये खुद ढोते रहते हैं और छोटी छोटी बातों में रिएक्शन करते हैं जी। इनके हस्बैंड भी या तो ऑफिस में वर्क करते होंगे, हालांकि केस हिस्ट्री नहीं पता है जी, या जहाँ भी करते हैं कि वहाँ पे उनका एडजस्टमेंट इशू है, वहाँ पे संतुष्टि न होगी तो घर पे आके चिड़चिड़ापन होगा। वाइफ जो है इस उम्मीद के साथ लगी रहती है कि नहीं, हस्बैंड हमारे अच्छे से बात करेंगे या घर अच्छा से चलेगा जी। तो अगर दोनों के विचारों में कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है तो निश्चित रूप से दोनों ही इरिटेशन करेंगे, गुस्सा करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे जी। और इन दोनों के इस आपसी कलह का फायदा इनके बच्चे उठाएंगे। अगर पति डोमिनेंट है और वाइफ को बार बार परेशान कर रहा है, दबा ले रहा है जी, तो बच्चे भी पति के साथ मिल करके माँ को परेशान करेंगे। जैसा कि इनका कहना था कि हमारे बच्चे भी बात नहीं मानते नहीं है जी। तो निश्चित रूप से इनको जो घर की स्थिति वो सेकेंडरी पावर इनकी स्थिति है। हस्बैंड डोमिनेंट होंगे तो जब हस्बैंड इनके सामने, बच्चों के सामने बुरा भला इनको बोलेंगे जी, तो इनकी समस्याएं जो है वो सामने दिखेंगी जी। तो इसका उपाय यही है कि ये तुरंत काउंसलिंग कराए जी। और जब किसी काउंसलर के पास ये जाएंगी जी, तो काउंसलर इनका पूरा केस हिस्ट्री सुनेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके परिवार की फैमिली काउंसलिंग होगी, फैमिली थेरेपी करेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों के अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी जी। और इसमें किसी दवा की जरूरत नहीं जी। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, स्वागत है। कौन? हाँ सर, नमस्कार सर, मैं चंदमारी से, बनारस से बोल रहा हूँ, भुवन प्रसाद। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मेरे सिर में बराबर तनाव रहता है बहुत दिनों से, और मैंने दवा इसकी कराई है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। MRI भी करा लिया, CT स्कैन भी मैंने करा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है सर। आप ये सारी जांच किसी डॉक्टर की सलाह पे कराई या अपने मन से कराया? नहीं सर, मैंने डॉक्टर रांची के थे, हाँ, मैंने उनसे कराया। फिर एम्स के एक डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने जांच कराई थी यहाँ पर। आपकी बीमारी का कोई नाम बताया डॉक्टर साहब ने? नहीं सर, डॉक्टर थे दिमाग के, तो दवा उन्होंने एक लिखी, मैंने खाया, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ सर हमको। देखिए, ऐसा है कि जब तक आपकी बीमारी का पूरा विस्तार से पता नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी का नाम क्या है, आप बीमार कैसे हैं, कौन सी बीमारी आपको है, ये मुझे बहुत दिनों से, कम सर 20-25 साल से मुझे रहता है। चलने में हमको बड़ी तकलीफ होती है सर जी। क्या दिक्कत होती है? चलने में क्या परेशानी होती है? चलने में सर तनाव बना रहता है सिर में, तो स्मूथली तो नहीं चल पाते हैं ना। रात को नींद आती है? नहीं, नींद तो सर काफी आती है। नींद तो बस मैं रूटीन से रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सादा भोजन करता हूँ, ना आपको गैस है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ नहीं है सर जी। मैंने सबकी जांच करा ली है और ऐसा है कि शारीरिक जांच कराने से मानसिक व्याधियां दूर नहीं होती, और मात्र CT स्कैन या MRI जो होता है ना, एक फिजिकल जांच होती है, इससे कभी भी किसी भी मन की समस्या को नहीं दूर की जा सकती जी सर। आपने अभी तक जो एक काउंसलर, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, आपने सिर्फ दवाई और जांच के भरोसे अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा है
जी सर। आप नहीं सर, मनोचिकित्सक से मुलाकात हुई गाजियाबाद, उनसे भी मैंने दवा कराई, लेकिन सर उससे फायदा मुझे कुछ नहीं हुआ। अपनी मन को बातों को आपने कितना बार रखा? किसी व्यक्ति ने आपसे 30 मिनट 40 मिनट बैठ करके आपसे चर्चा किया आपकी बीमारी के बारे में? जी मैंने चर्चा किया, सब नोट किया, उन्होंने देखा कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं निकला सर जी, संतोषजनक सर। एक बार अगर आप संपर्क कर सकते हो तो बताएं। मुझे लगता है कि अभी तक आप अनडायग्नोस्ड हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस हुई होती तो आपकी समस्या इतनी नहीं रहती। कुछ न कुछ आपका इलाज जाता है। चलने में सर लगता है कि गिर जाएंगे, फिर दीवार पकड़ते हैं। आप गिरे नहीं कभी चलते समय? आपको डर लगता है गिर जाएंगे? हुजूर गिरे नहीं, साइकिल भी चला लेते हैं सर जी। तो ये आपका फियर है, ये आपका एक डर है, केवल आपका ये नकारात्मक सोच है। आप गिरेंगे नहीं। अगर साइकिल चला लेते हैं तो आप पैदल तो गिर ही नहीं सकते। आपके मन के अंदर से इस भय को हटाना जरूरी है कि आप स्वस्थ हैं, बशर्ते आपको कुछ छोटी मोटी समस्या है जिसको अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका समाधान हो जाना चाहिए। सर ठीक है सर, धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ बताया। धन्यवाद। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर अजय तिवारी जी, कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे इसमें बहुत ही विचित्र लक्षण होते हैं जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का पैर जो है लंगड़ा हो जाएगा जी, कभी कभी आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कभी बेहोशी आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण इस तरह से होते हैं जी। घबराहट होना, सर में दर्द होना, लंबे समय तक बेहोश हो जाना। कारण क्या हो सकता है डॉक्टर साहब इसका? क्यों होता है ये? देखिए, मैंने आपको बताया, जो सामने वाली परिस्थिति है आप उसको फेस नहीं करना चाहते जी, तो आपका मन व्यथित होता है। तो उस व्यथा को दूर करने के लिए किसी न किसी रूप से मन ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसी शारीरिक लक्षण रूप में परिवर्तित हो जाता है। हेलो हेलो गुरुजी, सादर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, मनोचिकित्सक। आप परिचय देकर प्रश्न पूछिए। मैं मुश्ताक अहमद कजगा जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अचानक शरीर का एक हिस्सा जो है शून्य हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो क्या इसका सीधा संपर्क दिमाग से तो नहीं है? ये मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाँ। और ब्लड प्रेशर के चलते कभी कभी ब्रेन में पैरालिसिस अटैक आते हैं, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में बहुत ही फालिज बोलते हैं। हाँ, फालिज, लकवा बोलते हैं। इसका एक लक्षण ये भी होता है, कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शन के चलते भी, जिसे वेल्स पॉलिसी बोलते हैं हम लोग, वायरल इन्फेक्शन के चलते भी हाथ पैर में कभी कभी शून्यता आ जाती है। लेकिन ये चीजें न्यूरोलॉजिस्ट का विषय होता है, ये विषय मनोचिकित्सक का नहीं होता। इसमें आप जो डॉक्टर न्यूरोफिजिशियन हो, आप उनसे संपर्क करके इस बीमारी का समाधान ले सकते हैं। ये कंप्लीट जो है मन की बीमारी नहीं, बल्कि ये मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर अजय तिवारी जी, मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब को प्रणाम है। प्रणाम। वाराणसी पहाड़िया, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गोम। जी बताइए अनिल जी। सर बातें तो बहुत हैं मनोरोग के बारे में, क्योंकि मैं इस रोग से गुजर चुका हूँ जी। मैं 2017 में रिटायर होने के बाद 2-3 महीने तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर मन पे अपना कंट्रोल छूट गया था। टीवी देखते हुए भी मैं कहीं और सोचता था, बाथरूम में नहाते वक्त भी कहीं और सोचता था, खाना खाते वक्त भी, मतलब किसी चीज में रुचि खत्म हो गई थी सर। और मैं इस रोग को इग्नोर करता था, सोचता था कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ठीक कर लूंगा। लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि कहीं जाते वक्त इतना सोचता था कि हाथ पैर में झुनझुनी और कांपने लगा था। जी जी। फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट और ये मोनो चिकित्सक के पास गया तो बहुत ठीक हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोग तो आजकल बहुत लोगों को चपेट में ले रहा है, तनाव और आधुनिक दिनचर्या की वजह से। मैंने बाद में दवाइयाँ ली तो एकदम ठीक हूँ जी। और इसमें आकाशवाणी की भी अहम भूमिका है जी जी, कि जिनके प्रोग्रामों से सकारात्मकता मिली और मेरी सोच सकारात्मकता की तरफ बढ़ गई जी जी। मनोरोग से थोड़ा जब मैं पीड़ित था तो मैं कभी आते जाते कहीं मंदिर के पास से गुजरूं तो ऊपर से तो मैं प्रणाम करता था, बाकी अंदर से वो श्रद्धा भाव नहीं आते थे जी जी। चाकू देखता था तो मैं डरने लगता था
और जब मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया तो वहाँ बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। शब्द को पढ़ने के बाद मेरे मन में वो भावनाएं बार बार रिपीट होने लगी। तो अक्सर आप लोग जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं अपने उद्बोधन में या समझाने में, तो जिस आदमी के दिमाग में वो शब्द स्ट्रोक नहीं मारता है, वो भी शब्द बार बार स्ट्रोक मारने लगता है। वो शब्द मैं बहुत आराम से बोल देता हूँ, आत्महत्या। मतलब होता क्या है कि जो मनोरोग से पीड़ित है उसके दिमाग में जब ये चीजें कहीं वो देख लेता है या पढ़ लेता है तो बार बार डर करने लगती हैं। ये सब मनोभावनाएं अपने आप और बढ़ने लगती हैं। क्या ऐसा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब आप मुझे समाधान करिए। और एक चीज हिस्टीरिया के बारे में जरा जरूर बता दीजिएगा कि हिस्टीरिया के मरीज महिलाओं को क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। चूंकि आप खुद ही परेशान रह चुके हैं और आप ठीक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम आपको एक जागरूक नागरिक के रूप में देखना चाह रहे हैं कि आपने अपना तत्काल निर्णय लिया और एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल करके अपने आप को आपने स्वस्थ कर लिया। और हमारे समाज के लिए आप एक प्रेरक व्यक्ति हैं। आप 10 को 100 को बता सकते हैं कि अगर आपको इस तरह समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से इधर उधर न भाग करके भूत प्रेत झाड़ फूक में न जा सके। आप सीधे मनोचिकित्सक संपर्क करें। देखिए मैं भी ठीक हो चुका है, ऐसा आप बता सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा आपकी बातें सुन करके मुझे खुद उत्साह लगा कि नहीं, आप ऐसे पॉजिटिव इंसान हैं। और दूसरी चीज है, जहां तक आपने बात की हिस्टीरिया शब्द अभी समाज से गायब है। यह एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर रूप से होती है। इसमें केवल महिलाओं को होती है या केवल पुरुषों को होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह बीमारी बहुत लंबे समय तक मन के अंदर तनाव को पालने से या किसी भी अप्रिय स्थिति से, जैसे हमें कहीं नहीं जाना और आप हमें जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं, तो मन में इतना तनाव आता है कि हम उस रिएक्शन के चलते हम कहीं गिर जाते हैं या हमारे पास कोई नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी बीमारी को हम डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। हिस्टीरिया बहुत पुराना शब्द है और समाज में हिस्टीरिया की जो परिभाषा दौड़ रही है वो परिभाषा संपूर्ण गलत है। उसका किसी स्त्री से या किसी स्त्री के यौन संबंध से या उसकी शादी करवा देने से इसका दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। तो इस बीमारी को जितना पुरुषों में होती है उतना महिलाओं में होती है। चूंकि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सीधी अंदर से होती हैं, भावुक होती हैं, इसलिए किसी चीज को बड़ी गंभीरता से सोच लेती हैं, मन के अंदर रख लेती हैं और उसको तत्काल व्यक्त नहीं करती। इसलिए उनके अंदर तमाम ऐसे रिएक्शन आते हैं, चाहे पेट में गैस बने या बेहोशी आ जाए या घबराहट बढ़ जाए, सर में दर्द हो जाए, पैर में झिनझिनी हो जाए, कंधों में झिनझिनी हो जाए, कुछ भी बहुत सारे प्रकार का इसमें लक्षण होता है, वो आ सकता है। इसलिए हम लोग इस बीमारी को ये मान सकते हैं कि उनके इमोशनल होने के नाते ये बीमारी उनको ज्यादा होती है। नहीं सर, वो कभी कभी अपना बाल भी जो है लगती है नोचने। मैंने मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे सामने, मैंने देखा है और बहुत तेजी से लड़ने झगड़ने लगती है। ये एक प्रकार का रिएक्शन ही तो है जी। मन के अंदर का एक विस्फोट है ये, जो उनके अंदर एक तनाव रूपी कुंठा रूपी बम रखा हुआ है। जब वो बहुत दिनों तक दबा रहता है तो एक विस्फोट जो होता है उसी को रिएक्शन कहते हैं ना। जी 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 हाँ, वो कभी कभी जो है उभरता है, आदमी घबरा जाता है देख के। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बहुत सामान्य बीमारी है, इसका शारीरिक बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी सर। जी तो चलिए सर, एक बार और आपको भी और आकाशवाणी वाराणसी को मेरी सकारात्मक सोच के लिए इन्होंने बहुत मुझे सहयोग किया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूं और आपका भी शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर अजय तिवारी जी, कन्वर्जन डिसऑर्डर का उपचार कैसे हो सकता है? देखिए, इसका उपचार तो बहुत अच्छा है। मन के अंदर की बातों को एक सही प्लेटफॉर्म पे उजागर करा लेना, निकाल लेना, यही तो एक मनोचिकित्सक का काम है। जी, एक फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं तपन कुमार भट्टाचार्य, खुजवा बनारस से। अच्छा, आपको क्या पूछना है, पूछिए। ऐसा है कि मेरी उम्र 68 और हमें माथा जो है सर जो है ऐसा लगता है कि जैसे हल्का हो गया है। जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गिर जाएंगे, शरीर अनियंत्रित है। अच्छा, ऐसे सर घूमता नहीं है, बैठे रहेंगे सोए रहेंगे ठीक है, लेकिन जब हम खड़ा होते हैं, जब चलते हैं तो लगता है कि कोई एक साइड गिर जाएगी। लेटने में कभी कोई दिक्कत होती है क्या? ना, उसे लेटने में तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है। अगर आप बैठते हैं चारपाई पे या कुर्सी मेज पे सोफा पे तो कभी कोई दिक्कत होती है? ना, उसे दिक्कत तो नहीं होती है। आप तनाव बहुत लेते हैं क्या? तनाव तो खैर है, मेरा दामाद जी गुजर गए। हाँ, बस उसी तनाव के चलते ही आपका चलने में जो बाधा आ रही ना। हॉस्पिटलाइज चल रहा था, उसी में कोरोना लग गया। अब वो तो एक प्राकृतिक आपदा थी, इसको कहा जाए एक महामारी थी, पूरे मानव जात के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई पल था वो।
और उसको तो किसी तरीके से हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने मिल करके सरकार के अथक प्रयास से हम लोगों ने अपने आप को बाहर निकाला। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसको किसी तरीके से अपने को भुला करके अपने को आपको स्टैंड करना है, फिर से अपने को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इनकी समस्या का समाधान क्या है डॉक्टर साहब? ये अपनी समस्या में योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, और सबसे ज्यादा है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि इसमें कोई दवाओं का रोल नहीं है। हाँ, आप काउंसलिंग करा सकते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से आपकी बीमारी को काफी दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अजय तिवारी जी। इलाज की बात आप कर रहे थे, तो इलाज से पूरी तरह स्वस्थ हुआ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द अभी आया था आत्महत्या से जुड़ा। तो ऐसे कदम लोग ना उठाएं, इसके लिए जरूर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सलाह दें। एक्चुअली जीवन बहुत अनमोल है जी। ऐसे भी सच्चाई ये है कि कोई व्यक्ति जो एक चींटी काट लेने पे भागता रहता है, रोता रहता है कि नहीं कुछ काटने न पावे, एक छोटा सा तिनका अगर चुभ जाता है तो घंटों रोता है और बचता रहता है जी। जब वो एक ऐसा इतना बड़ा कदम उठाता है कि अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोचे, इसका मतलब वो कहीं न कहीं से उसके अंदर एक मनोरोग का प्रवेश हो चुका है। तो सबसे पहले तो उसको अपने इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा, इलाज के समय उसकी भरपूर काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होनी चाहिए, फैमिली थेरेपी होनी चाहिए, ग्रुप थेरेपी होनी चाहिए जी, जिससे उसके मन में एक तिनका भी निराशा का भाव बचे ना, और जिन परिस्थितियों से वो लड़ रहा है जी, उन परिस्थितियों को सरलीकरण किया जाए जी, उस रास्ते को सुगम बनाया जाए ताकि वो स्मूथली अपनी लाइफ में खुशी देख सके जी। क्योंकि जब तक वो दुखी नहीं होगा, जब तक उसमें एक होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस की भावना नहीं आएगी, तब तक तो खुद को नहीं खत्म करेगा जी। खुद को खत्म करना, सोचना ही बहुत बड़ी बात है ये जी। तो समाज में, समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को और चिकित्सकों की जी। अहम भूमिका इसमें होती है जी। उन चीजों को कभी भी आत्महत्या सडन नहीं हो जाता कि अभी 2 मिनट में किसी ने आत्महत्या कर लिया जी। उसके लक्षण दिखते हैं, लोगों को बताता है कि अब जीवन बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए, तमाम तरह की बातें करता है। तो जब इतनी सारी बातें वो करता है, एक साइन सिम्टम्स देता है, सब कुछ कहता है, तो सोसाइटी में लोग उसको क्यों परसीव नहीं करते? तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये है कि हम तनाव से बचने की कोशिश करें, अच्छी दिनचर्या अपनाएं जिसमें सादा भोजन हो, मौसमी फल हो, हरी सब्जियां हो, और योग, प्राणायाम, टहलना, कसरत जो सामान्य हम कर सकते हैं वो शामिल हो, तो हम तनाव मुक्त रहकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब आनंद लेने का एक और तरीका है कि आपकी पसंद का गाना श्रोताओं तक पहुंचाया जाए। कौन सा गाना है? मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, चूंकि आप एक लोकप्रिय संगीत प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए हम लोग फरमाइश भूल जाते हैं, आपके जो सर्वप्रिय गाना जो आप समझते हैं हमारे श्रोताओं को और हमें जरूर सुनाएं। तो ये गीत हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और श्रोताओं की ओर से मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग, उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। जिसने लिया संकल्प सभी के
दुख और दर्द मिटाने का। उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का। ले ले औरों का भार, ओ ले ले औरों का भार, कोई जिनका नहीं है उनका जीवन सवार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल।